मॉर्निंग 12th क्लास। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया, जो हमारा सेकंड चैप्टर है उससे रिलेटेड, कि भाई किस तरीके से जो है कांग्रेस जो है एक दल के रूप में उभर करके सामने आया और उसने अपना प्रभुत्व कायम किया। ठीक है, हर चुनाव में 1952 फिर 57 और उसके बाद तीसरा आम चुनाव 1962 का जो हुआ बेटे, उन तीनों ही चुनाव में जो है कांग्रेस ने भारी सफलता प्राप्त की। लेकिन ये भारी सफलता प्राप्त करने के पीछे या फिर जो है लोगों के माइंड में कांग्रेस को लेकर के ही जो है एक बहुत ही क्लियर छवि बनी हुई थी कि देश का कार्यभार कांग्रेस ही संभाल सकती है। ऐसा क्यों था? ऐसे कौन कौन से कारक थे जो इस वन पार्टी सिस्टम के लिए डोमिनेंस करने के लिए जो उत्तरदायी थे? तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ये वैसे नॉर्मली जो है 4 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, जो आज हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो, ये है हमारा पहले हेडिंग क्या है, भारत में एक दल की प्रधानता के लिए उत्तरदायी कारण, कि ऐसे कौन से कॉजेज थे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया। ओके, तो देखो फर्स्ट पॉइंट देखो कि सबसे पहली बात तो हमारे को क्या है कि यहाँ पर ये बता रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया बेटा कि जो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान क्या हुआ था कि नेतृत्व के लिए जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मिली थी, प्लस में जो है राजनीतिक पूंजी भी बहुत प्राप्त हुई। राजनीतिक पूंजी का मतलब क्या है कि राजनीतिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर जो है एक अच्छी पहचान उभर करके आई थी कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने जो है देश को आज़ाद करवाने में किसी न किसी रूप में जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है किसी न किसी रूप में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। जो कई नेता तो जेल में भी गए थे, तो लोग जो है इस बात से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि कांग्रेस जो है एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी बेटा जिसका प्रभाव राष्ट्र के कोने कोने में, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है लोग कांग्रेस पार्टी के बारे में जानते थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी भी जो है किसी भी प्रकार का, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होता था। अगर सदस्यों के बीच में अगर किसी बात को लेकर के कोई मतभेद हो भी जाता था तो उसको बहुत ही ज़्यादा जो है आंतरिक सूझबूझ के आधार पर जो है उसको सुलझा लेते थे, जिससे कि ज़्यादातर जो है उन कांग्रेस पार्टी का प्रभाव क्या रहा, कांग्रेस पार्टी का प्रभाव जो है आम लोगों पर जो है बहुत ही पॉजिटिव रहा। देखो, आंतरिक दलीय निर्वाचन दल के नेताओं को वैधानिकता प्रदान करता था। इसका अर्थ क्या है कि आंतरिक दलीय निर्वाचन दल के नेताओं को वैधानिकता, मतलब कि जो दल के अंदर जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे उन सभी को जो है एक तरीके से कानूनन अधिकार प्राप्त था कि वो अपनी बात को रख सके। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट है कि कांग्रेस ने एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जो अपने आप को स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल ढाल सके और न कि उन्हें परिवर्तित करे, और कई बार स्थानीय बड़े लोगों, बिग मैन जो गांव के वोट बैंकों को नियंत्रण में रखते थे, के द्वारा ग्रामीण लोगों के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक प्रधानता की स्थिति को प्राप्त किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस जो है ग्रामीण स्तर पर जो छोटे लोग होते थे, जो गरीब परिवार होते थे, उनके साथ तो जुड़े ही रहते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो अपना संबंध जो है स्थानीय लोग जो ग्रामीण लेवल पर जो है स्थानीय स्थिति जिनकी मजबूत होती थी, परिस्थिति जिनकी मजबूत होती थी, बेसिकली जो छोटे लोग जो उन बड़े लोगों के प्रभाव में रहते थे, उन सब पर भी नियंत्रण बनाने का काम जो है कांग्रेस ही करता था। ठीक है, कांग्रेस ऐसे लोगों से जो है अपनी पूरी एक तरीके से जो है, देखो बाद में इस बात को क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि कांग्रेस जो है समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ जो है साठगांठ रखती है, उनके साथ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को इन्वॉल्व रखती है, जिसकी वजह से गरीब लोगों का कम और अमीर लोगों का ज़्यादा भला कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत होता है। बाद में इस बात को क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। ठीक है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो है इसको ये एक पॉजिटिव फैक्टर रहा कांग्रेस के लिए अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, अपनी पार्टी को जो है आगे लाने में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि चौथा कारण क्या था कि उन्होंने बहुत ही अच्छी जो है चुनाव प्रणाली अपनाई थी, जिसको साधारण बहुमत प्रणाली कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो है उम्मीदवार अथवा पार्टी जो भी अधिक मत प्राप्त कर लेता है उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर जो है जैसे उदाहरण के लिए जो है 1952 में बताया गया है कि कांग्रेस ने केवल 45% मत प्राप्त किए थे और वह लोकसभा की 74.3 सीटें
यानी कि 364 सीटें जीतने में सफल हुई थी। यहाँ पर उन्होंने क्या सिस्टम अपनाया था बेटे, उन्होंने ये सिस्टम अपनाया था कि जो है ओवरऑल चाहे किसी भी कैंडिडेट को विजय प्राप्त होगी तो वो ज़्यादा सीटों के आधार पर प्राप्त हो जाएगी, चाहे वो अन्य से बहुमत में हो चाहे ना हो। ठीक है, उस समय जो ये क्राइटेरिया रखा गया था कि भाई जिसके पास भी ज़्यादा वोट होंगे उसी मतदाता को विजयी मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ओवरऑल में जब कांग्रेस जो है 45% मत उसने प्राप्त किए। ठीक है, तो 45% अगर हम देखें तो 100% का 45% तो जो है बहुमत नहीं होता है, लेकिन जो जितनी भी उस समय वोटिंग हुई उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स कांग्रेस को मिले, तो इस आधार पर कांग्रेस जीत गई। ठीक है, उसके बाद देखो 5th पॉइंट है कि कांग्रेस के पास एक व्यापक सामाजिक आधार का होना था। व्यापक सामाजिक आधार, जैसे ये हमने यहाँ पे 3rd पॉइंट में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो भी हमारे जो कांग्रेस के जितने भी जो नेता थे वो सभी जो है बड़े बड़े समाज के बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी जान पहचान थी। उसमें कुलीन वर्ग यानी कि पढ़े लिखे लोग, ज़मींदार, वकील, साधारण किसान, मजदूर, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक तथा सभी जातियों और धर्मों के लोग जो हैं उनके साथ जो है कांग्रेस की कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर जो है उनके साथ अच्छे से विचारधारा मेल खाती थी। कांग्रेस जो है इस तरीके से उन लोगों के साथ अपने आप को जो है एक साथ लेके चल रही थी, जिससे कि सभी लोग जो है अंतिम रूप से किसकी तरफ जो है झुकाव रहता था, सबका कांग्रेस की तरफ ही झुकाव रहता था। ठीक है, इस सारे पॉइंट्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि फाइनली क्या होता है कि कांग्रेस को ही जो है सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार कांग्रेस के पास एक विस्तृत सामाजिक आधार होने के कारण वह जो है प्रभुत्व स्थापित कर पाने में और भी आसानी से सफल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट है कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति तथा उसके अन्य देशों से संबंध के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के डोमिनेंस पार्टी होने के, और विश्व के अन्य देश थे उनके अंदर भी जो है वन पार्टी सिस्टम था, तो वो किस तरीके से डोमिनेट होते थे। जैसे कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो कांग्रेस की यहाँ पर हम ये नहीं बात कर रहे हैं, शुरू में ही मैंने लेक्चर में फर्स्ट लाइन में ही मैंने बताया कि भारत के अंदर कैसी दलीय व्यवस्था थी, बहुदलीय शासन व्यवस्था थी भारत के अंदर। बहुदलीय का मतलब यानी कि यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल थे, परंतु फिर भी बहुत सारे राजनीतिक दल होने के पश्चात भी लोग कौन सी राजनीतिक पार्टी को पसंद कर रहे थे, कांग्रेस को पसंद कर रहे थे। तो कांग्रेस को पसंद करने के पीछे यहाँ पर मोटिव क्या था, लोकतंत्र मोटिव था। ठीक है, लोगों के अंदर जो है लोकतांत्रिक भावना थी, वो जो है हर तरीके से, जैसे ऊपर वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया, वो हर तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से इसके लिए जो है यूँ समझते थे कि कांग्रेस पार्टी हर तरीके से लायक है, कांग्रेस पार्टी जो है रिस्पॉन्सिबल पार्टी है जो देश को अच्छे से संभाल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम चीन, क्यूबा और सीरिया की बात करें तो वहाँ पर संविधान द्वारा एक ही पार्टी के शासन की अनुमति दी गई है। म्यांमार और बेलारूस की बात करें तो बेटा जहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी है और सैन्य उपायों के चलते वो जो है वन पार्टी सिस्टम वहाँ पर लागू हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम मैक्सिको की बात करें, दक्षिण कोरिया और ताइवान में, वहाँ पर भी पहले वन पार्टी सिस्टम ही होता था। कोरिया के अंदर अभी वन पार्टी सिस्टम ही ज़्यादा मजबूती से काम करता है। तो इस तरीके से हमारे में और दूसरे देशों में क्या अंतर है कि हमारे यहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था होते हुए भी जो है लोकतांत्रिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि यहाँ पर उस समय जो है कांग्रेस बहुमत प्राप्त कर पाई। दक्षिण अफ्रीका में भी जो है रंग भेद की समाप्ति के पश्चात जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ऐसे पार्टी का नाम लिखा जा सकता है कि किसी जो है अफ्रीका की एक राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को भी कुछ ऐसी ही स्थिति प्राप्त हुई और भारत का उदाहरण बहुत हद तक उससे मिलता जुलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, ये बहुत एक नया जो है इसमें से बेटा कई बार जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स में, वो एचटेट, सीटेट, ठीक है, या और कोई नेट का एग्ज़ाम हो गया, इस तरीके के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। तो ये वो जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सारा जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताऊँगी, देखो स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे 1952 में, दूसरे कब हुए थे 1957 में। उसके बाद जो है मतदान का तरीका वर्तमान तरीके से बिल्कुल अलग था। जो आजकल हम देख रहे हैं बैलेट बॉक्स, आजकल हम कैसे देख रहे हैं, आजकल क्या होता है, आजकल जो है सिस्टम किस चीज़ का है, आजकल जो सिस्टम चला हुआ है वो EM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हम जो है अपने वोट्स करते हैं। तो उन सब चीज़ों से बिल्कुल पहले अलग होता था।
ठीक है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग से बैलेट बॉक्स होता था और जिस पर केवल उसी उम्मीदवार या पार्टी का चुनाव चिन्ह अंकित होता था। इस प्रकार से बेटा जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की संख्या यदि 5 है तो उस चुनाव क्षेत्र के हर मतदान क्षेत्र पर 5 मतपेटियां होती थी। तो मतदाता को मतपत्र दे दिया जाता था, जो मतदाता होता था जिसको वोट करना होता था उसको एक जो है मतपत्र दे देते थे, बैलेट दे देते थे और जिसे वह उस पेटी में डाल देता था जिस पर वह निशान अंकित हो, जिसके पक्ष में वह मतदान करना चाहता हो। समझ गए। यह पद्धति हालांकि काफ़ी दोषपूर्ण थी। इसमें यह संभावना बनी रहती थी कि मतपेटी का ताला तोड़ दिया जाएगा, मतपेटी में से मतपत्र निकाल करके दूसरी पेटी में डाल दिए जाएंगे। लेकिन बेटा इस तरीके से वोटिंग करवाने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था, कोई दूसरा जो है तरीका भी नहीं था, उपाय भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो है बहुत सारी जनसंख्या, जैसे कि हमने आपको बताया, वो अशिक्षित थी। करीबन 15% जनसंख्या ऐसी थी जो अशिक्षित थी। तो इस अशिक्षित जनसंख्या का किस तरीके से जो है उनसे जो है हम कैसे जो है वो चुनाव में भाग लेती, तो इसके लिए जो है चुनाव चिन्ह का प्रयोग किया गया और अलग अलग मतपेटियों को रखा गया। ठीक है, तो उस समय के लिए वही बेस्ट ऑप्शन था। इसके बाद 1962 के लिए मतदान का तरीका जो है थोड़ा भिन्न था। अब सभी उम्मीदवारों के नाम और निशान अंकित थे किस पर? मतपत्र पर, और मतदाता उनमें से किसी एक नाम या निशान के आगे मोहर लगा देते थे और इसके पश्चात मतपत्र को मतपेटी में डाल दिया जाता था। इस प्रकार हर मतदान केंद्र पर केवल एक ही मतपेटी रखी जाती थी। ठीक है, तो जो है वो पहले जो है इस तरीके का एक कागज़ सा एक तैयार कर लेते थे जिस पे अलग अलग उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह और उनके जो है नाम लिखे रहते थे और जिसको जो कैंडिडेट पसंद हो उसके आगे मोहर लगा दी जाती थी, यानी कि हमारा वोट इस कैंडिडेट को जाता है, और उसको मतपत्र को फोल्ड करके और मतपेटी में डाल दिया जाता था। ठीक है, वह जब भर जाती थी तभी दूसरी मतपेटी इस्तेमाल की जाती थी। तो पहले तो बहुत सारी मतपेटियाँ इस्तेमाल होती थी, अब इसके करने के बाद क्या हो गया कि बहुत सारी मतपेटियों के स्थान पर क्या होने लगा कि मतपत्र को ही इस तरीके से बनाया गया कि जिस पर सभी राजनीतिक दलों का ब्यौरा रखा गया और सभी राजनीतिक जो है उस उम्मीदवारों का ब्यौरा दिया गया जिससे कि उनको चुना जा सके। इसके बाद देखो चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ वोटिंग। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से काम लेना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, सन 2004 में हुए आम चुनाव तक पूरे देश में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग शुरू हो गया था। अब मतपेटी के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार जो है एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का से काम लेना कब शुरू किया गया था। तो वहाँ पर ऑप्शंस लिखे रहते हैं बेटे 1990, 2010, 2000 जैसे 1990 हो गया, फिर सीधा सा जो है 2000 एग्जाम्पल दे देंगे, फिर 2004, 2010 इस तरीके से एग्ज़ाम डेट्स देंगे आपको कि आपको सन देंगे कि आपको जो है यूँ नहीं लगेगा कि 1990 तो बहुत पहले हो गया, आप ये सोच भी नहीं पाएंगे अगर आपने रीडिंग नहीं की है तो लेसन की। ठीक है, तो 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में ही क्या हो गया था, 1990 के अंतिम दशक वर्षों में ही जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग शुरू हो गया था। उसके बाद जो है 1980 के दशक में यह महसूस किया गया था कि जाली मतदान रोकने के लिए मतदाताओं के पहचान पत्र दिए जाएं। तो ये जो है ये भी क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है। अभी आप देखते हैं ना कि आपके पास जो है एक मतदाता पहचान पत्र होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर वहाँ पर ले जाने के लिए अपने पास क्या होता है, एक वोटिंग आईडी कार्ड होती है। तो वो क्या है कि उसको जो है 1996 से ही उसको लागू किया था। ठीक है, मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था और जो निरंतर रूप से प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निरंतर एवं अद्यतन रूप से जारी है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अलावा भी ये कहा गया कि जिन मतदाताओं के पास चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र नहीं है 1 मिनट के लिए, ठीक है, तो वो उनके पास क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो वोट डालने आ सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ बताई गई, उसके लिए बताया गया देखो राशन कार्ड हो किसी के पास, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बैंक
की पासबुक हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो है आईडी के रूप में यूज़ की जा सकती थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट बताते हैं कि अब प्रचार के तरीकों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया था। चूँकि लाखों मतदाता एक संसदीय क्षेत्र में होते हैं, इसलिए उम्मीदवार मतदाताओं से गली गली घूमकर सीधे संपर्क कर सकें, यह संभव नहीं रह गया है। चुनाव सभाओं का आयोजन किया जाता है, हालांकि इसमें भी भारी दिक्कतें पेश आती हैं। टेलीविज़न ने इस समस्या को हल कर दिया है। तो टीवी पर होने वाले चुनाव प्रचार तत्काल घर घर पहुंच जाते हैं। ये अब आप बच्चों ने देखा भी होगा, रिसेंटली जो है चुनाव हुआ है 2014 का कह लो, 19 का कह लो, इनमें तो आप जो है अभी 19 वाले में तो आप अच्छे समझदार हो गए थे, तो आपको अच्छे से आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है चुनाव के दिनों में मीडिया एक्टिव हो जाती है और बहुत सारे कार्यक्रम जो है चुनाव से रिलेटेड आते रहते हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यों के बारे में बताते रहते हैं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी या कौन सा प्रतिनिधि जो है वो उचित है, उम्मीदवार ठीक है, किसने कितना काम किया। इस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम जो है मीडिया के माध्यम से किया जाने लगा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय चुनाव प्रणाली में ये वाला है, उच्चतम न्यायालय के एक निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय सभी आपराधिक मामलों जिनकी सज़ा 2 या इससे ज़्यादा की हो, ठीक है, की घोषणा करनी होती है। अब उन्हें अपनी पति पत्नी या उन पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की संपत्ति का भी विवरण देना पड़ता है कि किसी भी नेता के पास जो है क्या उसका कोई आपराधिक मामला जो है, उसने किसी प्रकार का अपराध तो नहीं किया है जिसकी वजह से वो कभी जेल गया हो या फिर उसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो। तो जो भी कुछ जो इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियां हैं, ऐसे चीज़ों के बारे में भी पूरी जानकारी देना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा उनके पास कितनी संपत्ति है इसका ब्यौरा देना भी ज़रूरी होता है। अगर आप बच्चों को याद हो तो न्यूज़पेपर में भी जो है इसके बारे में डिटेल से न्यूज़ आती है कि किस नेता के पास कितनी संपत्ति है, किस नेता ने कितनी संपत्ति अपनी घोषित की है। इसके बाद बेटा एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है कि नोटा कब से शुरू हुआ है। कि नोटा का अर्थ क्या होता है, कि नोटा का अर्थ ये है कि भारतीय चुनाव प्रणाली में नोटा का क्या मतलब है कि नोटा के कोई भी जो है जो भी कैंडिडेट हमको दिया गया है, हम किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके सीधा सा ये मतलब होता है कि कोई भी अब जो भी है कैंडिडेट उसको हम पसंद नहीं करते हैं। इसके लिए चुनाव प्रचार में दिए गए जनता के सामने जो है चुनाव में खड़े हुए सभी प्रतिनिधियों को नकारने का अधिकार दिया जाता है। यदि मतदाता सभी प्रत्याशियों को अयोग्य और भ्रष्ट मानता है तो वह अपनी भावना को इस प्रावधान के द्वारा व्यक्त कर सकता है। तो 16वीं जो हमारे लोकसभा चुनाव हुआ था, इस प्रावधान का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि नोटा का पहली बार कब प्रयोग किया गया था। नोटा का जो है फर्स्ट टाइम प्रयोग किया गया था 16 जो है हमारी लोकसभा थी, चुनाव था, उसके अंतर्गत किया गया था। ठीक है, उसमें 543 लोकसभा सीटों के लिए कुल मतदान में 1.1% मतदाताओं के इस विकल्प का प्रयोग किया था। देखो वैसे तो जो है हम लोकतंत्र के लिए इस तरीके का जो प्रावधान रखा गया है और उस पर बाकायदा वोटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा अच्छा नहीं मानेंगे, वो थोड़ा कम ही अच्छा माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद केरल में कम्युनिस्टों की जीत, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी कई बार एग्जाम्स में आ जाता है बेटा कि 1952 से लेकर के 67 तक पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा था। ठीक है, किसी और राजनीतिक पार्टी को नहीं मिला था मौका, लेकिन 1957 के चुनाव में कांग्रेस को एक झटका लगा क्योंकि केरल राज्य में पार्टी बहुमत प्राप्त करने में असफल रही थी। ठीक है, 57 में हुए विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को विधानसभा की कुल 126 में से 60 सीट्स पर विजय प्राप्त हुई थी और कई आज़ाद उम्मीदवारों के समर्थन से यह पार्टी सरकार बनाने में भी जो है सफल हो गई थी। आज़ाद उम्मीदवार जो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं उनकी बात है। ठीक है, निर्दलीय फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन दे सकते हैं, जिस राजनीतिक पार्टी को समर्थन देंगे बेटा उसी वो सरकार बनाने के लिए जो है वो फिर तैयार हो जाती है। ठीक है, तो पार्टी के नेता थे EMS नमूद्रीपाद, वो केरल के प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री जो बने। ठीक है, इसके बाद जो है लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया और जो ये थे हमारे क्या कहते हैं इनको, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने जो है वहाँ पर कहा कि कम्युनिस्टों ने राज्य में कई प्रगतिशील नीतियाँ लागू की ताकि आम जनता विशेषकर किसानों और मजदूरों को कुछ राहत मिल सके, परंतु राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं थी क्योंकि वहाँ पर पहले से ही स्थिति बिगड़ी हुई थी। इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व में जनता ने
नेतृत्व में जनता ने सरकार के विरुद्ध, सरकार ने नहीं बेटा, सरकार के विरुद्ध मुक्ति आंदोलन छेड़ दिया और स्थिति बिगड़ती जा रही थी। 1959 में राज्यपाल की सिफारिश पर नमूद्रीपाद को सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तो 1960 में वहाँ मध्यावधि चुनाव हुए, ठीक है। 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, आम चुनाव, ठीक है, और उसके अलावा जो है मध्यावधि चुनाव और एक उपचुनाव। ये भी एग्ज़ाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चुनाव के तीनों प्रकारों को जो है एक्सप्लेन कीजिए। मध्यावधि चुनाव, या फिर ऐसा जाता है सिर्फ सिंगल। उपचुनाव से आप क्या समझते हैं, मध्यावधि चुनाव से आप क्या समझते हैं, आम चुनाव से आप क्या समझते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से भी आ जाता है क्वेश्चन। तो जिसमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। तो केरल विधानसभा की कुल 126 सीटों में से कम्युनिस्ट पार्टी को सिर्फ जब चुनाव हुआ दोबारा, मध्यावधि यानी कि 5 साल पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले ही जो है राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण चुनाव करवाने पड़े, ठीक है। तो उसमें जो है 28 सीट्स केवल जो है कम्युनिस्ट पार्टी को मिली, जबकि पहले कम्युनिस्ट पार्टी को बेटे 60 सीटें मिली थी। ये देखो नीचे लिखा हुआ है। बाद में जब चुनाव हुआ तो वहाँ पर 28 सीट्स मिली और 1959 में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को बर्खास्त किया जाना कोई मामूली घटना थी नहीं थी बेटा उस समय की। आलोचकों का तो ये कहना था कि कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध कुछ निहित स्वार्थी जमींदार और पूंजीपति सक्रिय हो गए थे और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति का खुलकर दुरुपयोग किया गया, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ा है कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 352, 56 और 60 3 प्रकार की जो है उसको शक्तियां प्राप्त हैं और उसमें से 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति राज्यपाल के कहने पर क्या कर सकता है, किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ठीक है। तो केंद्र द्वारा जो है इस शक्ति के दुरुपयोग का यह पहला उदाहरण था। इसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने के लिए गवर्नर तथा धारा 356 का अनेकों बार दुरुपयोग किया गया, ठीक है। इसी कारण से कई राजनीतिक दलों ने संविधान की इस धारा को समाप्त करने की भी मांग की है। तो ये जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है एक छोटा सा टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इस लेसन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है भारत में विपक्ष की भूमिका, ठीक है। और इसके अलावा ये सब 1-1 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है। विपक्षी पार्टियों का उद्भव जो है वो 1-1 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको आज जो मैंने आपको करवा दिया है वो सभी 1-1 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है और कई तरीके के एग्ज़ाम्स में इसमें से क्वेश्चन आता है। एक ये क्वेश्चन है इसमें लेसन में लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी 2-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक दल के प्रभुत्व के दौर से आप क्या समझते हैं, कांग्रेस को छात्र संगठन के रूप में क्यों संबोधित किया गया है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई होप आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, खूब इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी आपको इसमें, ठीक है। तो आप सब जो है ऐसे ही पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।